अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग चैप्टर है हमारे पास फॉर्मेशन का, ठीक है, और लेक्चर नंबर है इस चैप्टर का 3। क्लियर हो गए। सो आज हम लोग जिसे कहते हैं लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्मेशन की जिसे कहते हैं बेसिक थ्योरीज और कुछ इजी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने सीखना है, ठीक है। सो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो जैसे हमारे पास डेटा दिया हुआ है, 2 पार्टनर हैं, एक आसिम है और एक क्या है मेरे पास आसिफ है, ठीक है। इन्होंने ये डेटा दे दिए, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, बहुत सारी चीजें इन्होंने दे दी हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। बट फर्दर इन्होंने नीचे कुछ एडिशनल डेटा दे दिया है। नीचे क्या दे दिया है कि आसिम का कह रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल आर एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज 16,000। अब इस लाइन का मतलब क्या आता है, देखिए, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में सारी चीज़ें लेके आते हैं, अपने अपने एसेट्स लेके आते हैं। तो जाहिर सी बात है जो बिजनेस इकट्ठा कर रहे होते हैं साथ में लायबिलिटी भी लेके आते हैं, ठीक है। लायबिलिटी, अब जाहिर सी बात है कोई पार्टनर है वो अपने एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी लेके आएगा तो जाहिर सी बात है जो नया बिजनेस है वो तो चलेगा नहीं सही, ठीक है। तो वो उनकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ कोई कहता है कि अकाउंट रिसीवेबल लेके आना है। अब अकाउंट रिसीवेबल का मतलब तो एसेट है, उधार जिसे पैसे वापस लेने। तो जब वापस लेने को उसमें से चांस होता है कि भाई डूबेंगे कितने पैसे, तो ये भी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। न्यूली बिजनेस, ऐसा नहीं कि आपने कहा भाई मेरा 1.5 लाख मैंने किसी से लेना है वो भी लिखो बिजनेस के अंदर, नहीं, वो लिखेंगे भाई 1.5 लाख नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते कि भाई हो सकता है आप 1.5 लाख ना लेके आओ, लिखने को क्या आप लिख लो, आए क्या नाम है 1,35,000, तो इसलिए क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिजनेस में क्या है कि जिसे कहते हैं एस्टिमेशन होती है कि इतना आ जाएगा, अंदाज़ा लगा लिया जाता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इनकी, ठीक है। सो करेंगे क्या हम लोग, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आसिम एंड आसिफ डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल न्यू पार्टनरशिप विल बी 150 एंड 125,000। इन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि भाई आसिम लेके आएगा 1.5 लाख और आसिफ लेके आएगा 1,25,000। बराबर क्यों नहीं लेके आ रही है, उनकी अपनी मर्जी है। जाहिर सी बात है जो ज़्यादा लेके आता है पैसा उसको ज़्यादा मुनाफा दे दिया जाता है। तो इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, आसिम 1,50,000 और आसिफ कितना लेके आएगा 1,25,000, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अगर इन्होंने फर्दर क्या है, दे कंट्रीब्यूट द डिफिशियंसी इफ एनी फ्रॉम देयर प्राइवेट यूज फंड, ठीक है। अब अगर क्या है कि अगर इनको किसी को यानी 1.5 लाख नहीं लेके आ रही है, 1,25,000 नहीं लेके आ रहा, तो वो अपने प्राइवेट फंड से लेके आएगा, अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से लेके आएगा हमारे पास से पैसे, ठीक है। अब हम लोग देखिए एंट्रियां करते हैं। यहाँ पर कैश कितना लिखा हुआ है 20,000, पर मैंने यहाँ पर 20 नहीं लिखा, मैंने कितना लिखा है 32,000। क्यों लिखा है ये अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल 25,000, नीचे उन्होंने क्या कहा, अकाउंट रिसीवेबल कितना है 16,000। याद करें कि जब हम अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं तो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है तो ये भी वैल्यू लिखते हैं। लेकिन अगर जब हम लोग नीचे वाला अकाउंट रिसीवेबल लिख लेते हैं जो एस्टिमेशन है, ठीक है, तो फिर ये अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर हमें रिकॉर्ड नहीं करने की होती। तो अकाउंट, जब हम अकाउंट रिसीवेबल नीचे वाला वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें से दोनों की क्या हो जाती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। तो हम 25,000 की जगह अकाउंट रिसीवेबल कितना लिखेंगे 16,000। मर्चेंडाइज 35,000, लेकिन नीचे उन्होंने कहा टू बी रियलाइज्ड, उसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट लिखनी है वो कितनी लिखनी है 40,000, ये मैंने लिख दी। ऑफिस इक्विपमेंट 60,000 है, बट इन्होंने नीचे कहा कि ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी 72,000, ऑफिस इक्विपमेंट 72,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, बार बार बता रहा हूँ। नीचे वाली वैल्यू लिखना क्यों जरूरी है, ये नीचे वाली वैल्यू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इनकी एस्टिमेशन होती है, अंदाजा लगाया जाता है कि भाई इसको इतनी वैल्यू लिखो, इसकी इतनी वैल्यू लिखो, दोनों को हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। तो जो नीचे एस्टिमेशन या जिसे कहते हैं रियलाइज्ड वैल्यू होती है वो हमेशा वही लिखी जाती है, ठीक होगी बात। अच्छा जी, अकाउंट्स पेबल है 30,000, नीचे इन्होंने कहा 1/3 वैल्यू ऑफ अकाउंट्स पेबल एक्सेप्टेड, 1/3 सिर्फ एक्सेप्ट है, ज़्यादा जाहिर सी बात है अगर पार्टनर सारा ही उधार लेके आ जाएगा तो बिजनेस को क्या चलाएगा, फिर कंपनी उसी का उधार उतारते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई 1/3 सिर्फ उधार आपका एक्सेप्ट करेंगे। 30,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 10,000, तो अकाउंट्स पेबल आ गया 10,000। कैपिटल कितना 1,50,000। क्लियर हो गई बात। अब जरा आगे देखें, डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। 10,000 और 150 हो गया कितना 1,60,000।
1,60,000 में से हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी डेबिट वाली वैल्यू है, ये 20,000 भी, ठीक है, 20,000, 16,000, 40,000, 72,000, इन दोनों को जब हम लोग सबको वैल्यू को प्लस करते हैं तो ये वैल्यू बनती है 1,48,000। कितनी बनती है? 1,48,000। इस तरफ 148 है, ठीक है, इस तरफ 1,60,000 है, इसका मतलब 12,000 कम है। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर कम होंगे तो वो अपने घर से लाएंगे। तो मैंने 20,000 में 12,000 क्या करें और ऐड करें, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, 32,000 रुपये। ठीक हो गई बात। अब जरा आगे चलते हैं, सेम प्रोसीजर हम लोग दूसरी तरफ आसिफ का करेंगे। तो स्टूडेंट हम अब लोग आसिफ की तरफ चलते हैं। आसिफ का रिकॉर्ड हम लोग डेटा करेंगे। आसिफ का क्या है, कैश 15,000 है, पर देखिए मैंने 15,000 नहीं लिखा, मैंने कितना लिखा हुआ है, 33,500। ठीक है। सो अब सिचुएशन में क्या है, अकाउंट रिसीवेबल 45, बट मैंने 41 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल आर एस्टिमेटेड टू बी रिलाइज कितना, 41,000 है, तो इसलिए मैंने 41,000 लिखा, नीचे वाली वैल्यू। मर्चेंडाइज 18, बट मैंने यहाँ पे मर्चेंडाइज कितनी लिखी हुई है, 28,000, क्योंकि नीचे उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एग्रीमेंट हो गया था कि भाई हमें ये है, या मार्केट में समझ लें, मार्केट में उसकी जो वैल्यू लगाई गई वो कितनी लगाई गई, भाई इतनी है। ठीक है, बोलने के तो हर पार्टनर अपने हिसाब से बोलता रहता है कि ये इतनी चीज़ है। ठीक है, ओके जी। ऑफिस इक्विपमेंट 62, बट यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट कितना, 35। जब हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट लिख लेते हैं तो इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा जी, ये दोनों अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स खत्म हो गई, क्योंकि हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यू, रियलाइज्ड वाली वैल्यू लिखी थी। ठीक है। अकाउंट्स पेबल 1/2 वैल्यू ऑफ अकाउंट्स पेबल एक्सेप्टेड, आधी अकाउंट रिसीवेबल जिसे कहते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, यानी 25,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, 12,500, ये 12,500 आ गया। आसिफ का कैपिटल कितना होना चाहिए था, 1,25,000, 1,25,000 लिख दिया। ठीक है। सो वही सिचुएशन के 1,25,000 और 12,500 टोटल हो रहा है 1,37,500। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1,37,500। अब इस सिचुएशन में करना क्या है कि हमें जाहिर सी बात है डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू क्या है, जिसे कहते हैं बराबर होनी चाहिए। तो मैं सारी वैल्यू को प्लस करूंगा, ये वाली 15,000, 41, 28 और 35 सबको प्लस करूंगा, और उसमें से ये वाली यानी 1,37,500 माइनस कर दूंगा। तो डिफरेंस कितना आ गया, डेबिट में 18,500, मैंने 15,000 18,500 को प्लस करा, कितना आ गया, 33,500। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस तरह बराबर हो गए। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में भी वही चीज़ जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, क्या, कैश 32 और 33,500 दोनों को प्लस करेंगे तो कैश कितना आ जाएगा, 65,500। अकाउंट रिसीवेबल 16,000, अकाउंट रिसीवेबल 41, टोटल कितना हो गया, 57,000। मर्चेंडाइज 40, मर्चेंडाइज 28, कितनी हो गई, 68। ऑफिस इक्विपमेंट 72, ऑफिस इक्विपमेंट 35, टोटल कितना हो गया, 1,07,000। वही बात मैं अभी फिर से दोबारा बता रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स इसलिए नहीं माइनस करा कि नीचे वाली वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू, एस्टिमेट वाली वैल्यू लिख रही। ठीक है। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट की भी वैल्यू, मार्केट में वैल्यू या उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो वैल्यू लिखी है वो वाली वैल्यू मैंने लिखी है। ठीक है, इसलिए मैं इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या कर रहा हूँ, माइनस नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा जी, अकाउंट्स पेबल 10,000, 12,500, टोटल कितना हो गया, 22,500। आसिम का कैपिटल 1.5 लाख, आसिफ का कैपिटल कितना, 1.5 लाख। जब हम सबको प्लस करेंगे तो 2,97,500, इसका कितना आ जाएगा, 2,97,500। सो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बैलेंस आना चाहिए। ठीक है। दोबारा लास्ट एक चीज़ फिर दोबारा बता रहा हूँ, सिचुएशन इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू जो मार्केट में या जो रियलाइज्ड वाली वैल्यू होती है वो हम लोग लिखते हैं, इसलिए उसके ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का क्योंकि ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल से होता है, तो इसलिए अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ताल्लुक फिक्स एसेट से होता है, तो इसलिए वो जैसे कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी ख़त्म हो जाता है जब हम लोग नीचे वाली वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू या मार्केट में जो उन्होंने सेट करी हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट। सो आज का क्वेश्चन इतना ही था। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बाय।